अब हम लाइव आ चुके हैं। सबको शुभ संध्या, गुड इवनिंग, बहुत 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 प्रणाम। बहुत आप सब हम लोगों लोग को अब लाइव बहुत हो बहुत चुके हैं। नमस्कार। बहुत गुड इवनिंग नमस्कार, टू ऑल। प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पथगामिनी के आभासीय पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित माननीय विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ पथगामिनी पटल पर और पथगामिनी के समूह की ओर से, पता नहीं समूह की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोई मैसेज नहीं आया, क्या बात है? कोई जुड़ा नहीं अभी तक? 2 लोग देख तो रहे हैं। कोई अगर मैसेज कर दे मुझको, 3 लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर एक मैसेज कर दे तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ कमेंट भी आ रहा है। मुझे कमेंट दिख नहीं रहा है एक्चुअली किसी का, और मेरी आवाज जा रही है हमारे श्रोतागण तक, तो एक कमेंट कर दें। ऑलरेडी हम देर हो चुके हैं, 6:25 हो रहे हैं, 6:21 हो रहे हैं। तो श्रोतागण में से कोई एक कमेंट कर देगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ हम लोग दिख रहे हैं, आता रहेगा। खैर ठीक है, हृदय से मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं, जैसा कि पूर्व विदित है, संविधान जी, सुधा शर्मा जी नमस्कार। मुझे पता चल गया कि आप लोग अब जी ठीक है, आ रहा है। थैंक यू सो मच। जब सब सही है मैम, पथगामिनी जुड़े हुए श्रोतागण का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम 73वीं गणतंत्र दिवस यानी 72वीं गणतंत्र दिवस समाप्त कर रहे हैं कल, और 73वीं गणतंत्र दिवस पर हम मनाने जा रहे हैं। श्री जी नमस्ते, आवाज काफी ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे श्रोतागण कमेंट करने के लिए। तो 73वीं गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर, पूर्व संध्या पर हमने जो चर्चा रखी है, जो पूर्व विदित है कि संविधान के मूल्यों पर हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्या खतरा है, इस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। और जैसा कि हम सबसे पहले, वकील साहब प्लीज कैमरा ऑन कर लें अपना तो बेहतर होगा। वकील साहब को पहले ही मैं बुलाऊंगी क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, और मैं थोड़ा सा परिचय सबका देना चाहूंगी। यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं सबका परिचय मैं दूंगी कि हमारे जस्ट बगल में राइट साइड आदरणीय श्रुति जी जुड़ी हुई हैं वाराणसी से, और आप श्रुति नागवंशी आपका पूरा नाम है, आपका मैं स्वागत करती हूँ। आप बाल अधिकार कार्यकर्ता और भारत में हाशिए के समूहों के लिए एक वकील हैं, जिसमें दलित और ग्रामीण महिलाओं के रूप में जानी जाने वाली अछूत जाति शामिल है। वह मानवाधिकारों पर जन सतर्कता समिति के संस्थापक सदस्य में से एक हैं, और सावित्रीबाई फूले महिला पंचायत एक महिला मंच के संस्थापक भी हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के लिए कई अन्य परियोजनाओं के साथ काम किया है। और जस्ट आपके बगल में, श्रुति जी के बगल में, जैसा कि दिख रहा है, आदरणीय गीता शर्मा जी हैं। गीता शर्मा जी भी वाराणसी से ही हैं, और आपका पूरा नाम है गीता आर शर्मा। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आदरणीय वकील साहब कैमरा ऑन कर लें अपना। गीता आर शर्मा आपका पूरा नाम है, आप वाराणसी से हैं। एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी, NAAC एंड IQAC कोऑर्डिनेटर, और दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेवापुरी वाराणसी से हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं मैं। वकील साहब जा चुके हैं क्या? मुझको समझ में नहीं आ रहा है जी, वो आई थिंक नहीं है, तो साइड में बना हुआ है ब्लॉक, लेकिन एक बार कैमरा ऑन करें ताकि मैं परिचय दे सकूं। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइए तो साइड में रवि प्रकाश जी के पहले तनवीर अहमद जी हैं। तनवीर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट जी हैं, प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, कन्वीनर सिटीजन्स फ्रंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल पावर नेटवर्क। प्लीज आप फ्रंट पे आए, कैमरा ऑन करिए अपना। आप कहाँ चले गए?
उनको फोन करके पूछिए एक बार। और जस्ट वकील साहब के बगल में आदरणीय रवि प्रकाश गुप्ता जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी। और आपके बगल में लेनिन रघुवंशी जी हैं, आप वाराणसी से हैं। और लेनिन रघुवंशी जी भी एक भारतीय दलित अधिकार कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विचारक और सामाजिक उद्यमी हैं। वह मानवाधिकार पर जन सतर्कता समिति PVCHR के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जो समाज के हाशिए के वर्गों के उत्थान के लिए काम करते हैं। उनके काम को ग्वांगजू ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ACHA स्टार पीस अवार्ड, वेइमर शहर का अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी गणराज्य के मानवाधिकारों का विशेष उल्लेख पुरस्कार, सार्वजनिक शांति पुरस्कार और कर्मवीर महारत्न पुरस्कार। उन्होंने मर्दानगी संचालित सैन्यवादी परंपराओं का मुकाबला करने के अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। दुनिया में शांति के लिए बेहतर परिस्थितियों में उनके योगदान के लिए और उपयोग को रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में मर्दानगी ने सैन्यवादी परंपराओं को संचालित किया। आप सभी एक विद्वान वक्तागण हैं और मैं फिर से कह देती हूँ कि बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों को देर हो चुकी है और मुझे माफ करेंगे श्रोतागण। रत्नेश्वर जी जुड़ चुके हैं। जी प्लीज। जी वकील साहब कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा हमको। उनको हमने कॉल किया था, वो बोल रहे हैं उनका कैमरा भी चालू है, उनके स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं। हमने बोला है कि आप चेक कर लीजिए, पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। मैं फिर से आ गए, फिर से जोड़ती हूँ उनको। फिर से मैंने जोड़ दिया है, फिर से जोड़ दिया है। जी वकील साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदरणीय तनवर जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? वकील साहब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, तो मैं आपको ही पहले पटल पे बुलाना चाहूंगी और जी। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व, आप सबका परिचय हम दे चुके हैं। आज की चर्चा का आगाज करने से पूर्व मेरी दो दोहे आप सबके सामने प्रस्तुत हैं, जो संविधान और गणतंत्र को ही लेकर है, और उसके बाद चर्चा हम शुरू करेंगे। जी। आदरणीय शकुंतला तोमर जी भी पटल पे उपस्थित हैं। देर हो जाने के कारण शायद मैं सबका नाम न ले पाऊं, तो मुझे माफ करेंगे आप सब लोग। सर्वधर्म के सम्मान से गणतंत्र बना महान, सर्वधर्म सम्मान से गणतंत्र बना महान, जनगण अधिनायकों से सृजन किया संविधान, भैया सृजन किया संविधान। प्रजातंत्र के मूल्यों से मत कर जोड़म तोड़, मत कर जोड़म तोड़, समता सदा विश्वास का वचन रहन दे मोल, रे भैया वचन रहन दे मोल। तो धन्यवाद। मैं सबसे पहले वकील साहब आदरणीय तनवीर अहमद सिद्दीकी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि सबसे पहले बताएं कि संविधान के मूल्य क्या है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोगों को मूल्यों के बारे में ही नहीं पता है। कृपया आप संविधान के मूल्यों पर अपना प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद हम सब। जी मंजुला जी, सबसे पहले मैं भारतवासियों को 73वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सबको मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ इस पैनल में हमारे जो गेस्ट हैं सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे संविधान
जी जी, हमारे संविधान, ये जो संविधान की आत्मा है, ये प्रियम्बुल में है। ये प्रियम्बुल में, प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम भारत के लोग इस भारत को एक संप्रभु सेकुलर लोकतंत्र गणराज्य को बनाएंगे और सबके लिए जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं फ्रेटर्निटी, भाईचारगी को हम इसको रखेंगे, इसको मजबूत करेंगे। तो संविधान की जो आत्मा है वो हमारे प्रियम्बुल में है। ये प्रियम्बुल एक संदेश देता है शासन करने वालों को और इस देश की जनता को उसके बारे में, उसके अधिकार के बारे में यह बताता है कि उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है। साथ ही साथ ये जो भाईचारगा है, भाईचारगी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ये एक जो मैसेज है, जो संदेश है, ये हमारी संविधान की आत्मा है, रूह है। और इसी संविधान के प्रियम्बुल को आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 में समता का अधिकार दिया गया है कि भारत के हर नागरिकों को समता का अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 में ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, रेस हो, उसकी मनाही की गई है और ये अधिकार दिया गया है कि धर्म, जात, बिरादरी, रंग, रेस के नाम पर उसके साथ किसी भी तरह की जो है गैर बराबरी नहीं की जाएगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और जो इससे महत्वपूर्ण और भी जो है, आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे भारत के नागरिकों को दिया गया है। तो ये संविधान की जो मूल आत्मा है, ये जो मौलिक अधिकार इस देश की जनता को दिया गया है, ये बहुत ही बेशकीमती है। अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यह भी अमेंड करके जोड़ा गया है कि भारत के नागरिकों को, बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये जो अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है, संविधान के जरिए दिया गया है, ये बहुत ही बेशकीमती अधिकार है और संविधान निर्माता ये जानते थे, इसीलिए मौलिक अधिकार में इनको रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में जनता के इस अधिकार को उनसे छीना नहीं जा सकता। ये जिम्मेदारी इस देश के शासन करने वालों की है कि वो इस संविधान की आत्मा की रक्षा करें, और इस देश की जनता की भी है कि वो इस संविधान के द्वारा जो उनको अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों के प्रति वो जागरूक रहें। ऐसा तो नहीं कि शासन करने वाले सरकार उनके अधिकारों को या संविधान में इस तरह का फेरबदल कर उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। जब जागरूक नागरिक होंगे तभी इस देश का संविधान सुरक्षित होगा और तभी संविधान में जो अधिकार इस देश के नागरिक को दिया गया है वो अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघात्मक ढांचा है, इसको मजबूत रखने की जरूरत है। इस देश में जो समता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जस्टिस और लिबर्टी का अधिकार है, इन अधिकारों में की पूरी सुरक्षा होना चाहिए। संविधान ही भारत के सभी नागरिकों को सम्मान देता है, संविधान ही हम सबको बांध के रखता है और संविधान ही वो शक्ति है जिससे हम सब भारत के नागरिकों को ताकत मिलती है, अधिकार मिलती है। इसलिए इस 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर
भारत के सभी नागरिकों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि हम संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की गरिमा के लिए, इस देश की जनता के अधिकारों, स्वतंत्रता के लिए, देश के नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए हम एकदम जागरूक रहेंगे और किसी भी कीमत पर संविधान की आत्मा को, संविधान की रूह को से खिलवाड़ करने किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए या सत्ता के बाहर जो भी लोग हैं। हमें संविधान की आत्मा को, रूह को, इसकी शक्ति को बरकरार रखना होगा और एक जागरूक नागरिक की तरह हमको करना होगा। तभी भारत विश्व शक्ति बनेगा और विश्व में भारत का नाम होगा और हम भारत के नागरिक तभी स्वतंत्र रूप से सिर उठाकर जिएंगे और भारत के नागरिक होने पर अपने आप को महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो अभी आपने, हमारे वकील साहब ने बताया कि विश्व में कैसे हमारा गणतंत्र महान है और समता, सौहार्द और क्या क्या इसके मूल अधिकार हैं, बताया। बहुत अच्छी चर्चा रही। अब मैं आगे आपके बाद में गीता जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर कि गीता जी, आप से मैं इतना जानना चाहूंगी कि क्या ये समय है कि सकारात्मक चिंतन किया जाए? क्या सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ रही है? क्या जो आपने कहा वकील साहब ने, सौहार्द, समता, विश्वास, प्रेम और सबका अधिकार, सबको मिलना चाहिए समान, क्या ये मेरी दोहे में भी था सौहार्द, समता, तो क्या कोई समस्या दिख रही है? क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई खतरा है? क्या हमें समय है इस समय चिंतन करने का, सोचने और समझने का? आपसे मैं जानना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। आपका स्वागत है मंच पे, आइए। उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। मंजुला जी ने प्रश्न किया कि क्या ये सही समय है? मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर करना चाहूंगी। क्या यही सही समय नहीं है? शायद यही सही समय है। पिछले 2 महीने से हम एक मिशन में लगे हुए हैं जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी पर बात कर रहे हैं और उस पर बात करते हुए हर दिन कुछ नए पन्ने खुले, हर दिन कुछ नए पर्दे खुले। हम आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी कह देगा कि कल गणतंत्र दिवस है। क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? कि भाई हमारा जो भारत का संविधान था वो संविधान लागू हुआ था। लेकिन क्या हम अपने संविधान को जानते हैं? क्या हमें संविधान के विषय में पता है? और अगर सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहूं तो मैं कहूंगी कि क्या हम संविधान साक्षर हैं? नहीं है। हम अपने घर में अपने बच्चों को अपने अपने धर्म के अनुसार रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब न जाने क्या क्या पढ़ने के लिए तो कह देते हैं। उनके रुचि के अनुसार भी उनके बचपन से लेकर जहां हम अक्षरों की किताब और कॉमिक्स से शुरू करते हैं और बाद में जाकर वो अपनी रुचि के अनुसार फिक्शन और न जाने क्या क्या पढ़ने लिखने के लिए चले जाते हैं, क्या उस सब सूची में कहीं संविधान शामिल होता है? और सीधा सवाल पूछूंगी, हम में से कितने लोगों के घर में संविधान की प्रति है? अगर संविधान की प्रति है भी तो क्या वो अलमारी में एक बस सजावटी वस्तु बनकर रह गई है? क्या उसको कभी उलटने पलटने के बारे में हमारे ज़हन में बात आती है? बड़ी आसानी से कह दिया जाएगा कि अरे इतनी मोटी सी किताब और जिसमें कहीं कोई रुचिकर एलिमेंट्स नहीं है, कोई एंटरटेनिंग एलिमेंट्स नहीं है, उसको कोई पढ़ कैसे सकता है? मैं फिर कहूंगी कि क्या हमने ऐसे तरीकों के बारे में सोचा कि उसको पढ़ने योग्य, एंटरटेनमेंट के एलिमेंट से युक्त कैसे बनाया जा सकता है? जिन्होंने बनाया भी है, क्या हमें उनके बारे में जानकारी है? हमारे ही देश में मैं जानती हूँ कि अभी जो वर्तमान में दिल्ली में करप्शन विभाग में है,
मिस्टर गौतम नाम है उनका, उन्होंने भारतीय संविधान को संविधान काव्य के रूप में परिवर्तित किया है जब वो पांडिचेरी में शायद डीजी ऑफ पुलिस हुआ करते थे, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने जब संविधान साक्षरता के क्रम में एक दिन उस संविधान काव्य का प्रदर्शन अपने कार्यक्रम में किया, तो उसके बाद बहुसंख्यक लोगों ने ये कहा कि इस संविधान काव्य का वाचन तो घर घर में हनुमान चालीसा की तरह और सुंदरकांड की तरह, या जैसे हम कभी किसी मौके पर आयतें पढ़ते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं या बाइबल का पाठ करते हैं, उस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ होना चाहिए तक ही होके रह जाता है। अब बात में अगर आज के विषय पर वापस आऊं, संवैधानिक मूल्यों की अगर मैं बात करूं, तो आपका जब ये विषय मैंने देखा तो मैंने थोड़ी सी पड़ताल करने की कोशिश की कि जो संवैधानिक मूल्य होंगे वो क्या कुछ अलग होंगे। और वो पड़ताल करते 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 जब मैंने जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि चाहे हम उन्हें संवैधानिक मूल्य कह लें, चाहे हम उन्हें यूनिवर्सल वैल्यूज कह लें, चाहे हम उन्हें ह्यूमन वैल्यूज कह लें, वो बात तो कुल मिलाकर एक ही है। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना तो एक तरीके से बहुत खूबसूरत सेट ऑफ वैल्यूज है, जिसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत, स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंतर्गत या यूनिवर्सल वैल्यूज के अंतर्गत नहीं ला सकते। मूल्य शब्द जब मैं सोचने की बात कर रही थी, तो जब मैंने इसके अंग्रेजी शब्द पर ध्यान दिया, यानी वैल्यू या वैल्यूज, तो मुझे लगा कि ये शब्द तो अपने आप में सेल्फ डिफाइनिंग है। हम जहाँ वैल्यू कहते हैं तो यानी किसी भी एंटिटी की हम कीमत तय कर सकते हैं। अभी लेनिन जी चाय के कप को सिप कर रहे थे बड़े प्यार के साथ, तो चाय के कप की हम वैल्यू असर्टेन कर सकते हैं, लेकिन उस चाय का जो स्वाद है, क्या हम उसकी वैल्यू असर्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो चाय पीने के बाद हमारे भीतर एक जो तसल्ली सी हुई, या उसने हमारे भीतर जो इफेक्ट क्रिएट किया, क्या हम उसकी वैल्यू असर्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वैल्यू और वैल्यूज के भीतर का ही जो अंतर है, वो मुझे अपने आप में सेल्फ डिफाइनिंग लगा, यानी वो एंटिटीज जो अनमोल हैं, लेकिन हम जिनकी कीमत तय नहीं कर सकते। क्या हम सच्चाई की कोई कीमत तय कर सकते हैं? क्या हम ईमानदारी की कोई कीमत तय कर सकते हैं? क्या हम बंधुत्व की कोई कीमत तय कर सकते हैं? तो जिसको हम किसी कीमत के दायरे में नहीं बांध सकते, सही शब्द अर्थ में हम शायद उनको ही मूल्यों की श्रेणी में लाएंगे। अब मैं वापस प्रस्तावना पर आ जाती हूँ। अगर हम संविधान में संविधान सभा की बहसें, जो कई खंडों में फैला हुआ डॉक्यूमेंट है, उसके हम किसी भी पन्ने पर चले जाएं, वो पन्ना अंततः हमें ले आता है हमारे प्रियम्बल की ओर ही, क्योंकि वहां जिस किसी भी विषय पर बात की जाएगी, उस विषय के बारे में संकेत हमारी प्रस्तावना में ही कर दिया गया। लेकिन हम उन मूल्यों को कितना समझ पाए? मैं आपको यहाँ पर प्रस्तावना के उन शब्दों की ओर ले जाना चाहूंगी जिन शब्दों के बारे में बात नहीं होती। प्रस्तावना पर जब कभी भी चर्चा होती है तो हम भारत के लोग से शुरू होती है, और हम भारत के लोग के बाद में उसमें जितने भी शब्द हैं उन शब्दों पर चर्चा हो जाती है। मैं अंत में ले जाना चाहूंगी कि एतद्द्वारा अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो हमने अधिनियमित तो कर लिया, 26 जनवरी 1950 हमने अपना संविधान लागू तो कर लिया, लेकिन क्या हम उसे आत्मार्पित कर पाए? क्या हम उसे अंगीकृत कर पाए? आत्मार्पित यानी क्या हम उसे एसिमिलेट कर पाए? अब इस हम में मैं सबको रखना चाहूंगी। मैं एक नागरिक के रूप में स्वयं को रखना चाहूंगी, मैं एक शिक्षक के रूप में स्वयं को रखना चाहूंगी, मैं राजनेताओं को रखना चाहूंगी, मैं पॉलिसी प्लानर्स को रखना चाहूंगी, मैं राजनीतिज्ञों को रखना चाहूंगी, मैं समाज सुधारकों को रखना चाहूंगी, मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखना चाहूंगी, सबको रखना चाहूंगी। क्या हम सच में इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित कर पाए हैं? तो मंजुला जी के प्रश्न पर वापस आते हुए मैं ये कहूंगी कि इस प्रश्न पर चर्चा करने की आवश्यकता उस दिन नहीं रहेगी जिस दिन हम वस्तुतः अपने इस संविधान को अंगीकृत कर पाएंगे और आत्मार्पित कर पाएंगे। अन्यथा तो शायद हर दिन हर क्षण हमें इसलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है गीता जी, कि आज चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी है। हमने अंगीकृत ही नहीं किया है, और जिसको आपने सामाजिक, व्यक्तिगत तो सामाजिक मूल्यों से जोड़ा है, वही सारी बातें तो हैं हमारे संविधान में, कहीं अलग से तो कुछ नहीं है। समता, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, समानता, यही सब तो है। लेकिन वास्तविक रूप से
आज इस पर सोचने की, चिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल। और भी कुछ आपके बीच में मैंने टोका आपको? नहीं नहीं जी, चर्चा आगे आगे बोलिए, आगे जी। आगे आगे। जी। एक मित्र क्या ने हम अभी संविधान संविधान काव्य हमको कैसे मिल पाएगी, अगर संभव हो तो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मैं का लिंक कष्ट इसकी करें? यहाँ जी भी जी। शेयर करती हूँ, अन्यथा आप हाँ। पोइट्री टू कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान काव्य इस टाइटल से भी अगर गूगल में सर्च डालेंगे तो आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको उसका ऑडियो भी मिल जाएगा, आपको उसका शायद एनिमेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। मैं अभी शेयर करती हूँ उसको यहाँ पर। तो बहुत बहुत आभार मुझे जी जी, बिल्कुल। अवसर देने के लिए। बहुत बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सच में क्या हम अंगीकृत कर पाए हैं? हर साल हम जश्न मनाते हैं, हर साल हम करते हैं, मनाते हैं जश्न, लेकिन क्या हम सचमुच में उस पर गौर कर पाते हैं? और अब तो स्थिति ये आ गई है, एक जमाना था जबकि हम लोग पूजा की तरह करते थे, जोश भर जाता था मन में, दिमाग में। अभी लेते हैं झंडा, फहराते हैं, बच्चे लेते हैं, खरीदते हैं, शाम तक जमीन पर रौंदे रहते हैं। कोई उठाने की जरूरत नहीं करता, कोई उठाने की जरूरत नहीं समझता इस चीज को। बच्चे पैर के तले रौंद के निकल जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही जरूरी बात आपने बताई है कि क्या हम सचमुच में साक्षर हैं? जो पहले ही मैंने कहा कि संविधान बहुत लोगों को पता भी नहीं क्या चीज है, उसकी प्रति घरों में है, सचमुच नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और है भी तो पढ़ने की पहले जरूरत नहीं समझते होंगे। ऐसा बिल्कुल ठीक आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही। अब मैं आपके बाद रवि जी पर आना चाहूंगी और रवि जी से जानना चाहूंगी कि आज हमारे देश में जो स्थिति हो गई है संविधान के प्रति, वो कभी देखी नहीं गई। आज मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, आज उच्च पदों पे स्वार्थ, ईर्ष्या, दुर्भाव, व्यक्तिवाद की छाप दिखाई पड़ती है। आप भी जानते हैं, यहाँ बैठे सभी लोगों को ये बात पता है जो स्थिति आजकल हो गई है, और ये बढ़ती जा रही है। संविधान की सीमाएं जो हैं वो उच्च पदस्थ हस्तियों के इशारों पर बदल जाती हैं। ठीक है, हम कहते हैं समय परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, समय के अनुसार परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवर्तन ही समाज को और देश को आगे ले जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन किस हद तक, किस सीमा तक? संविधान एवं न्याय ज्ञाता स्वार्थों के अनुरूप उनके मायने ही बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्या मायने बदल रहा है? ये सच है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी रवि जी, स्वागत है आपका मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। हमारे सभी जी मित्रों को, सभी सहयोगियों को, सभी जो व्यूवर्स हैं, जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और आपने जो सवाल उठाया वो मुझे लगता है कि मूलतः इस बात पर केंद्रित है, क्या जो संविधान की जो सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं, एक बार रिपीट करेंगी उसको ताकि मैं उसी पर केंद्रित रह सकूं। नहीं, ऐसा कोई प्रश्न मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ, ये बात जो दिखाई पड़ रहा है सामने की, हमेशा स्वार्थ की भावना या सीमाओं को लांघने की भावना, और ईर्ष्या और दुर्भाव की भावना, व्यक्तिवाद की भावना, ये सारी चीजें क्रॉस हो रही हैं जब तक देखने को मिलती हैं बातें। जी, वैसे आप जिस पर जो समझना चाहें, बोलना चाहें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लोकतंत्र, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो शायद उसी पर हम लोग बात और चर्चा को रखें। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते जो हमारा संविधान प्रारंभ होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी देश को हम कैसा बनाना चाहते हैं, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है, यानी लोक
ही तंत्र का निर्माण करे, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। पूरी की पूरी हमारी प्रणाली जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी व्यवस्था की जाती है। जो व्यवहार में हम देखें तो चुनावों में हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक। तो उस लोकतंत्र को हम प्रैक्टिस में एक्सरसाइज इसी फॉर्म में करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो डेमोक्रेसी है जो एक्सरसाइज होती है, क्या वो लोकतंत्र वास्तव में लोक तक पहुंचा है? क्या लोक ही निर्माण कर रहा है तंत्र का, या लोक निर्माण करता दिख रहा है लेकिन वास्तव में निर्माण कोई और कर रहा है तंत्र का? ये एक थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है और विचार की मांग करता है। लेकिन ये समझ जरूरी है हमारे सबके लिए कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, या आज से मैं नहीं कहूं, क्योंकि हम लोगों ने, जैसा गीता मैडम ने बताया कि 26 नवंबर से लगातार संविधान की प्रस्तावना पर ही लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो ये मालूम हो रहा है कि वास्तव में जब से देश आजाद हुआ, ये सवाल आज का नहीं है, तभी से जो तंत्र है वो तंत्र कुछ लोगों के हाथ में आया। और वो शुरुआत होती है पार्टियों से, राजनीतिक दलों से, और राजनीतिक दलों पर भी अगर हम अधिकार देखें तो 10-15 परिवारों के बीच में ही वो केंद्रित रहा है। आप राज्य की राजनीति देख लीजिए, केंद्र की राजनीति देख लीजिए, पूरे इतिहास को आप 70 साल के इतिहास को देख लीजिए, तो कुछ परिवारों तक ही वो तंत्र केंद्रित रहा, यानी उन्हीं के पास वो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो उनके पास रही। एक तो पक्ष ये आता है। दूसरी ओर अगर हम जाएं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो तंत्र है उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा जो हमारा समाज था। जाति थे, धर्म थे, और जो विभाजनकारी ताकतें थीं, या यूं कहें कि जिससे हमारा समाज निर्मित था, उसने भी हमारे तंत्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया। कोई भी व्यवस्था शून्य में खड़ी नहीं होती है। निश्चित रूप से जब संविधान लागू हुआ तो हमारे देश के संविधान निर्माता जानते थे, वो चैलेंजेस जानते थे कि किस तरीके से हमारे देश में इस व्यवस्था को लागू करना कठिन है। वो उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम कैसे उनका सामना करेंगे। तो जो तंत्र बना, वहां पे जाति और धर्म की जो विभाजनकारी ताकतें थी, या जो कहिए लोकतंत्र के विपरीत थी। लोकतंत्र सबको बराबरी की बात करता है, सबको समानता की बात करता है, जो संविधान के मूल्यों में शामिल है। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सभी को समानता की बात करता है। लेकिन वहां पर हम देखते थे कि हमारा समाज विभाजित है। अब समाज में जब व्यवस्था प्रवेश की तो उसने उन्हीं आधारों को लिया जिन आधारों से समाज बना हुआ था। वहां जाति प्रभावी था, धर्म प्रभावी था, क्षेत्र प्रभावी था, धन प्रभावी था, गरीबी हमारे देश में थी, और यहाँ पर उसने स्थान बनाया, और इस तरीके से हमारे तंत्र का निर्माण हुआ। समाज को बनाने की जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी किसके हाथ में जाती थी? बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के हाथ में जाती थी, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इस तंत्र में वही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? वहां पे भी उन्हीं स्वार्थ वाले तत्वों ने अपना स्थान बनाया। जो पुरानी हमारी सामंती सोच थी, जो राजवाड़ों की सोच थी, उसी सोच ने वहां पर स्थान बनाया और पुनः तंत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और उस तरीके के लोगों ने उस तंत्र को निर्मित करना शुरू किया। अब वहां हम सभी लोग ये बड़े भले प्रकार से जानते हैं कि जब गांधी जी जब देश आजाद हो रहा था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में अपना जो है अपना आधार छोड़ देना चाहिए, उसे एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम समाज का था और उस समाज के निर्माण का काम था। और उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी ताकत रखती है और वो शायद समाज के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। उनका इशारा इन्हीं चीजों की ओर था।
क्योंकि इस देश की नब्ज को जानने वाले गांधी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं था। उन्हें पता था समाज में ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर काम करने के लिए समझदार और सजग लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पुनः तंत्र हमारा उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक दलों की भूमिका थी, उनका जो विकास हुआ वो जातियों, धर्मों और जितनी विभाजनकारी ताकतें थी उनके आधार पर हुआ। शिक्षण संस्थाओं की भूमिका लोकमत के निर्माण में होती है। आज जो शिक्षा की स्थिति है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पे लोकमत के निर्माण की बात छोड़ दीजिए। शायद आज हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि जो हमारा समझदार वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो तबका ही राजनीति से एक खास किस्म की दूरी बना करके रखे हुए है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो शिक्षा है और जागरूकता है, दोनों में बड़ा फर्क है। पढ़ लिख करके कुछ डिग्री ले लेना, बड़ी नौकरी पा लेना, कोट टाई पहन लेना जागरूक होने की निशानी नहीं है। समाज की चिंता करने वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि शुरू से ही जो उनकी शिक्षा होती है वो इस बात पर केंद्रित होती है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। समाज का जीवन कैसा जाता है उन्हें मतलब नहीं होता। अपने घर के भीतर की चार दीवारी में जितनी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो ले लें, अपने परिवार के लिए ले लें, समाज उनके केंद्र में नहीं होता है। यहाँ पे दूसरी चीज ये हो गई, एक बहुत बड़ी भूमिका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है, वह भी जनमत को निर्माण करता है, तंत्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज जो स्थिति है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टि जनता के समक्ष रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। वो बिल्कुल समर्थ नहीं हो पा रहे हैं और एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सवाल ये है कि जो जिन वैल्यूज पर हम आज बात कर रहे हैं, उन वैल्यूज को समाज में लाने की जिम्मेदारी निभाएगा कौन? बुद्धिजीवी वर्ग है, सोसाइटी का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एक मिनट में रोकूंगी आपको, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगी। एक प्रश्न आया है, आप ही से शायद पूछा जा रहा है, रत्नेश्वर जी पूछ रहे हैं कि क्या संविधान के मूल्य के अनुरूप हमारे देश की वर्तमान राजनीति पहल कर रही है? मैंने बीच में लेना उचित समझा। जी, मैंने तो पूरे 70 साल की बात की मैडम, मंजुला मैडम। जी 70 सालों में राजनीति ने पहल तो छोड़ दीजिए, संविधान की तो बात ही नहीं की। संविधान के मूल्यों पर चर्चा कौन सी पार्टी करती है? आज आप 5 राज्यों में जो है चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में सारी पार्टियों के नेताओं के वक्तव्य देख लीजिए, कोई भी पार्टी संविधान की बात नहीं करती है। संविधान सिर्फ वो एक अस्त्र है, महात्मा गांधी की फोटो की तरह वो टंगी हुई चीज है, जिसकी बात अपनी सुविधा के अनुसार हम करते हैं। वैल्यूज को सोसाइटी में लाने की जो जिम्मेदारी है वो कोई पार्टी नहीं करती है। आप खुद देखिए, एक मैं शब्द लेके चला हूं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आप खोज लीजिए कितनी पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी है, आप खोज लीजिए, मुझे बता दीजिए कितनी पार्टीज हैं जो अपने प्रत्याशी के चयन में जो रूट लेवल के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके व्यूज को प्रायोरिटी देती है। एक सर मैं तो कहूंगी कि लोग क्या परिवारों में भी लोकतंत्र है? परिवारों में भी देखिए मैडम, डेमोक्रेसी बहुत बड़ा वैल्यू है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम नहीं बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन वैल्यूज को लाने के लिए वो वैल्यूज हमारे भीतर होनी चाहिए ना, और न्यूनतम तो उतनी जरूरत होनी चाहिए। एक कार्यकर्ता भी ये मांग नहीं करता है कि हमारी पार्टी में जो प्रत्याशी चुना जाए उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। वो भी झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद, एक अजीब सा नैरेटिव बना दिया गया है कि जो कुछ ऊपर से थोप दिया जाए बस हम उसकी जय जयकार करें, उसको प्रणाम करें। हमारे विवेक के इस्तेमाल की कहीं जगह छोड़ी ही नहीं जा रही है, और ये बात बहुत बड़ी समस्या है मैडम कि जो लोग हैं उन तक भी डेमोक्रेसी नहीं। कारण ये है कि हम उन वैल्यूज के बारे में, उन मूल्यों पर बात करते हैं, लेकिन उसके रूट्स पर नहीं जाते हैं कि जब रूट्स को हम खोजेंगे तो वो हमारे धर्म में भी आएंगे। जैसा मैडम ने कहा कि किसी भी धर्म को उठा लीजिए, हमारे संविधान के मूल्यों से कहाँ वो विपरीत चाहते हैं। कोई भी जो है धर्म ग्रंथ उठा लीजिए,
धर्म ग्रंथों के प्रचार के लिए संसद, जो धर्म संसद है, धार्मिक समूह है, धार्मिक लोग हैं, लेकिन संविधान के लिए कौन है? कोई व्यक्ति या समाज या समूह उठ खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा हुआ है। आज संविधान तो बस शपथ लेने की चीज हो गई है कि हम शपथ लेकर के प्रवेश करते हैं, उसके बाद अपनी मनमानी करते हैं। वो ठीक वही हालत है कि जिस तरीके से लोग न्यायपालिका में गीता और कुरान पर हाथ रखते हैं और उसके बाद जो है दोनों चीजें किनारे हो जाती हैं और हम अपने मनमाने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो बात तो सवाल है संविधान को लेकर के काम कौन करेगा, और शायद ये जो छोटा सा काम है ये लगातार चलने वाला काम है। लोकतंत्र हो या जो संवैधानिक मूल्य है, वो मूल्य एक दिन बात करने के नहीं है। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हम एक दिन बात करते हैं कि आज के दिन हमारा गणतंत्र बना था। सवाल ये है कि उस दिन बात भी करते हैं लेकिन संविधान पर बात नहीं करते हैं। हम झंडे लगाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं, हम नारे लिखते हैं, हम गाने गाते हैं, लेकिन संविधान के मूल्यों पर बात नहीं करते हैं। ये अजीब सी विडंबना है कि वहां पर अगर हम संविधान बस कहते हैं गणतंत्र बना, उसके बाद क्या हुआ, तो संविधान में क्या क्या चीजें हैं, संविधान के वैल्यूज क्या थे और आज ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उन पर हम चर्चा नहीं करते हैं, न उसकी जरूरत समझी जाती है। सिर्फ जिंदाबाद कर लेने से, भारत माता की जय कर लेने से काम नहीं बनेगा। हमें तो अपने देश को कैसा बनाना था। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा था भारत को लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने की बात उन्होंने की थी। तो उन वैल्यूज को लेकर के हम बात नहीं करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज में क्या चेंज हुआ, हम उसकी बात नहीं करते। वो संकल्प नहीं लेते हैं कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुंचे, तब से लेकर के हम कहाँ पहुंचे, दुनिया कहाँ पहुंची और हम कहाँ पहुंचे, हम इस पर बात नहीं करते हैं। और अजीब सा तर्क लोग देते हैं कि हम बस जिंदाबाद कर लिए, एक दिन बात कर लिए। शायद हम भी आज बात कर रहे हैं, तो कल 26 जनवरी है, पूर्व संध्या पर एक विषय है, हमने रख लिया। क्या लोकतंत्र को साल भर चलाने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है? बात क्या हम लोग शामिल नहीं है? क्या हम लोग भी नहीं शामिल है इस काम में? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल शामिल है। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज है, उसको लेकर के लोकमानस को तैयार करना बहुत बड़ा काम था, अब अभी भी है। जिस दिन हम शुरू करेंगे, हमें फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। हम ये ना सोचे कि 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद हमने 70 साल की दूरी तय की। नहीं, शायद हम 50 साल और पीछे चले गए। जो विश्व के असमानता के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हम 19वीं शताब्दी के पहले दशक में जहां थे, आज हम वहां पे खड़े हैं। दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये विकास नहीं है। सच बात है कि हम पीछे चले गए हैं और हमें फिर से पीछे से वहां से लाने की जरूरत है। इसलिए आज भी गांधी प्रासंगिक है, आज भी गांधी हमारे सामने प्रश्न लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत आवश्यक है, और शायद सवाल जवाब होंगे तो उस पर और चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक प्रश्न और आया है, आप ही से पूछा जा रहा है, क्या आर्थर कोसलर की बातें सही हो रही हैं? मैडम, आर्थर कोसलर को मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं, जिसके पास इसका आंसर होगा वो देगा। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत सही बात आपने की, यथार्थ वाचन किया आपने, जो भी कहा आपने यथार्थ बात कही है। और बिल्कुल सत्य है कि हम संविधान पर बात नहीं करते हैं। जो बात करने की चीज है, सोचने और समझने की चीज है, ये बिल्कुल सच है। और रही बात, आपने सोशल मीडिया की बात की है कि सोशल मीडिया निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रहा, ये भी सही है, लेकिन शायद आज इस सोशल मीडिया के कारण ही ये संभव हो पा रहा है कि हम बातचीत कर पा रहे हैं, दूर दूर रहकर भी, बिना एक दूसरे को जाने भी हम एक दूसरे को बुलाते हैं, बात करते हैं, जाहिर करते हैं अपनी अपनी मंतव्य, अपनी अपनी बातें जाहिर करते हैं। और सॉल्यूशन निकले ना निकले उसका, वो तो बात की बात है, लेकिन हम यहाँ बातें तो कर सकते हैं, बात कर रहे हैं। अभी मैं इसके बाद मैं श्रुति जी से बात करना चाहूंगी। क्या ऐसा है कि मौलिक संविधान की जानकारी के अभाव में आम नागरिक अपनी आवश्यकताओं हेतु आवाज उठाने से डरता है, जिसका लाभ तंत्र
चालाकी से बखूबी उठाता रहा, हमेशा उठाता रहा है, आज भी उठा रहा है। प्रश्न ये है, तात्पर्य यह है कि परोक्ष रूप से अपने ही देश में, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों का शोषण होता रहता है। हर बड़ा अपने से आगे पीछे वाली लाइन वाले को, आगे खड़ा व्यक्ति पीछे वाले को धक्का मारता है, धकियाता है, शोषण करता है। क्या हम संविधान को पढ़कर संविधान के उपयोग नहीं कर पाते हैं? अगर जो पढ़े भी हैं, पढ़ने के बाद भी क्या उसका उपयोग नहीं करते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास। मैं कोई पॉलिटिकल बेस से नहीं हुआ, ना कोई इतनी जानकार हूं, लेकिन प्रश्न आया मन में, कुछ प्रश्न आया मेरे मन में, तो और जिसकी चिंता मुझे लगी रहती है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती, ना तो मैं एक शिक्षक रही हूँ आजीवन, लेकिन विचारणीय मन में चीजें विचार करती रहती है। जहां कहीं भी कुछ ऐसी चीजें देखती हूँ, समझती हूँ, संविधान संविधान संविधान, शपथ लेते हैं, फिर चल देते हैं घर अपने, गणतंत्र मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन क्या, जो कि ये बातें शुरू से चर्चा हो रही हैं, लेकिन आपसे जो मैंने पूछा, बात की, उस पर का बात करना चाहूंगी मैं। अब आपने विचार रखे जो आप कहना चाहती हैं इस विषय में। आदरणीय श्रुति जी, आप जो बातें कहना चाहती हैं, आप यहाँ रखें अपनी बात, माइक ऑन कर लें और आप माइक ऑन करें, माइक ऑन करें, माइक शायद अनम्यूट करिए अपना, म्यूट है शायद माइक। श्रुति जी नीचे जाके अनम्यूट कीजिए। माइक नीचे निशान बना होगा ना, वहां से आप, माइक लिखा होगा वहां पे, आप म्यूट है शायद, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, इसके पहले तो आई थी। हेलो श्रुति जी, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। नीचे माइक और कैमरे का निशान बना। हाँ, अब आई, ठीक है, अब आ गई। हाँ, ठीक है, ठीक जी। सबको बहुत बहुत अभिवादन, और श्रोतागण को भी। बीच में इंटरनेट की वजह से शायद आप जब सवाल कर रही थी मैम, तब बहुत कनेक्टिविटी लूज थी, तो इसलिए बहुत सारा आपका बात हम सुन नहीं पाए। नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए। मैं तो कोई इंटरव्यू तो ले नहीं रही हूँ, कोई सवाल कर नहीं रही हूँ, मैं तो ऐसे मन में प्रश्न आ रहे हैं, वो बातें मैं कर रही हूँ। आप बोलिए। मैं जी बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल, थोड़ी बहुत बातचीत रख पाएंगे। जी बताइए। नेट की प्रॉब्लम है। जी हाँ जी। जो बात पूर्व के वक्ता कहे, और आपने जो उस दौरान एक बात कही कि क्या परिवारों में लोकतंत्र है, तो वो बात बिल्कुल महसूस होती है और मुझे बहुत चोट करती है। और मैं तो अपने परिवार के अंदर और अपने संस्था के अंदर भी इस बात को बराबर प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि वो लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं या अपने संगठन के मुखिया हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी बहुत आगे बढ़ के रहती है। तो आप एक शहरा होते हैं, लेकिन सबका मत आना चाहिए जरूर। आप सब चीजों के हिसाब से अच्छा बुरा देख करके आप फैसला लीजिए, लेकिन सबके मत को सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, और उसके बाद वो फैसला आप ले सकते हैं। तो उस चीज को व्यक्तिगत जीवन में बराबर प्रैक्टिस करते रहते हैं। और वो अभाव जब आप सवाल पूछी, तो दिखा हमको कि वो अभाव तो हम परिवारों के अंदर भी रहता है, क्योंकि हम लोग उस चीज को आत्मसात ही नहीं कर पाते। हम शायद उस चीज जो सामंती और एक मिनट श्रुति जी, एक मिनट मैं रोकूंगी, एक मिनट। रत्नेश्वर जी से रिक्वेस्ट है कि वो जरा सा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से जुड़ना है, और बार बार मैसेज आ रहे हैं। रत्नेश्वर जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज आप जरा शेयर करें
कि बताइए कि नोटिफिकेशन से आना है, पद्गामिनी का नोटिफिकेशन पड़ा होगा FB पर, काफी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी जी आगे बढ़ाइए। जी वही हम कह रहे थे कि अभी भी जिस सामंती और पितृसत्तात्मक जो प्रैक्टिसेस थी, जहां से निकल करके संविधान तो बन गया, देश बना और संविधान की स्थापना हुई, संविधान लिखा गया, जो एक तबका है उनमें से कुछ लोग जिनकी रुचि थी उन्होंने संविधान को पढ़ा समझा और कुछ हद तक व्यवहार में लेके आए। और हमने भी अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ लिया, या जो लोग नागरिक शास्त्र में रुचि रखते होंगे उन छात्रों ने पढ़ लिया, पर व्यवहार में तो वो हमारे आ नहीं पाता कि इन चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान दे पाए। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी रूलिंग तबका है वो चाहे परिवार के अंदर है, हम बार बार परिवार के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो जो आपका नेचर होता है वही नेचर वही प्रैक्टिस परिवारों से ही निकल के समाज बनता है। तो वो वैश्विक स्तर पे जाता है, सामाजिक स्तर पर वैश्विक स्तर पे जाता है। जी वो जाता है। तो वो चीजें हमको दिखती है कि जिन परिवारों में लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं बाहर भी लोकतंत्र का को प्रैक्टिस में लाते हैं। हालांकि कई बार क्योंकि हमारा समाज उस लोकतंत्र का आदी नहीं है, तो कई बार ऐसे लोग उस प्रैक्टिस को जब करते हैं तो उनके साथ ही उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। और जो समाज है हमारा वो बिल्कुल उसी तरीके बना है कि जहां हम बात कर रहे थे कि जो लोग रुचि रखते हैं वो तो उसको समझ रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, पर हमारी जो स्कूल की किताबों के बाद इसके ऊपर कभी बातचीत होती नहीं है। और रही बात जो आप शुरू में बात कर रही थी, जब मेरे से बात शुरू की आपने, तो कहा कि जो ऐसा कमजोर तबका है वहां का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो अपने को हम उसको इंसान होना, तुम एक इंसान हो और तुम एक मानव हो, उसकी गरिमा का एहसास ही उसको होने नहीं देते। क्योंकि हम जो चाहते हैं कि हम अपनी व्यवस्था बनाए रखें जहां हम रूलिंग पोजीशन में हो, पावर पोजीशन में हो, और वो पूरा पावर का साम्राज्य चलता रहे और उसको हम एंजॉय कर पाए। जो लोग भी उस तबके से आते हैं, जो शिक्षित वर्ग है वो कहीं ना कहीं ऐसे तबके से आ रहा है क्योंकि व्यवस्था में वो आगे था, वो उसी की पहुंच सब जगह थी, उसने ही सब कुछ जाना समझा पढ़ा लिखा। और जो हाशिए पे जीने वाले लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो वंचित समुदायों से आते हैं, उनकी कोई इस तरीके की मालूमात हुई नहीं, क्योंकि वो कोई शिक्षा का कहरा भी नहीं सीख सके। और आज भी ऐसे समुदायों के साथ हमारा संगठन काम कर रहा है जहाँ अभी उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है। बच्चे अगर किसी तरह स्कूलों में दाखिला ले भी ले रहे हैं तो वो नियमित स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो जब इन चीजों के बारे में वो सीखेंगे समझेंगे कहाँ से? और जो व्यवस्था है जिस समाज में वो रह रहे हैं वो उनको इंसान होने का दर्जा कभी महसूस होने नहीं देता। बच्चे जब आंख खोलते हैं तो वो अपने माँ बाप को किसी ठाकुर साहब और किसी बड़े ऐसे ताकतवर व्यक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए देखते हैं। और अगर वो थोड़ा भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसके शोषण का शिकार होते देखते हैं। तो बच्चों को अपने आप वही सबक मिलता है कि आवाज नहीं उठाना है, नहीं आपकी दुर्गति होगी। तो हमारा समाजीकरण उन बच्चों का उसी परिवेश में होता है। तो इस तरीके से कुछ लोकतंत्र जैसी बात, और जो लोकतंत्र हमको नेट बहुत गड़बड़ है, नेट नहीं क्लियर है। श्रुति जी जहां बैठी हैं वहां से नेट नहीं आ रहा है। जहां भी श्रुति जी बैठी है लोकेशन, हाँ अब आ गया जी। बहुत सुंदर चीजें हमारे संविधान में लिखी हैं, पर वो केवल जो लोग उसको फील कर सकते हैं और जो अपने दिमाग को बड़ा कर सकते हैं
खुला रख सकते हैं और दूसरे के भी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वही लोग उस चीज को प्रैक्टिस में भी उसको जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उस तरीके का समाज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां हमको दिख रही हैं और संविधान का उपयोग, हम कहेंगे कि उपयोग तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि वो तो एक सीमा में बंद के रह गया है, तो आम जीवन में उसका उपयोग वगैरह हो नहीं पाता और हम उन चीजों से बहुत दूर हैं। और आज का समाज ऐसा बन गया है कि वो पहले भी कहावत कही गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आज का समाज तो हम ये कहते हैं कि मूल्यहीन हो गया है बिल्कुल। हम लोगों को वो चीजें दिखाई नहीं देती। अभी जब हम लोग अपने छात्र जीवन में थे तो कुछ हद तक चीजें अपने इर्द गिर्द महसूस कर पाते थे, पर आज काम जरूर कर रहे हैं। और जो संविधान की रोशनी में, प्रस्तावना में जो कुछ कहा गया है, उसी की रोशनी में हम लोग अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। पर कई बार बहुत मन हताश हो जाता है उन चीजों को जो आज का समाज है कि एकदम मूल्यों से इतर जो हम चाहते हैं और जैसे चाहते हैं उसको हासिल करना चाहते हैं। और बहुत सारा संविधान में जो चीजें कही गई है वो तो कहीं हमको व्यवहार में किसी भी मायने में दिखाई ही नहीं देता। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारी सोसाइटी है, वो उन्हीं चीजों को सीखती है। और जो लोग इसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो बाकी लोग उसको सिखाते हैं कि तुम क्यों इन चीजों में पड़े हो, जो देख नहीं रहे हो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जो अगर कुछ चाहते भी हैं तो वो उसको कर नहीं पाते। तो अभी हम यहाँ के लिए इतनी बात कह के अपने आप को रोकेंगे, और अगर फिर और भी साथी और हमारे व्यूअर्स अगर कुछ सवाल मुझसे पूछेंगे तो जरूर हम उसका जवाब देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात आपने यहाँ पर अपनी बात में बताई है कि परिवार से ही निकल के, क्योंकि हमारा पालन पोषण तो परिवार में ही होता है ना, और परिवार से ही निकलकर हम उच्च सत्ता पर पहुंचते हैं, पदों पे पहुंचते हैं। तो जैसा पालन पोषण होता है उसी के हिसाब से इनका विचार बन जाता है। उसके अलावा अगर हमारी सोच है, माइंड हमारा थोड़ा विस्तृत है, सोचने समझने की क्षमता है अपने अंदर, तब तो हम कुछ नया कर पाते हैं, वरना हम उसी लीक पर चलते रहते हैं। समस्या तो है बहुत बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आदरणीय लेनिन रघुवंशी जी के पास आना चाहूंगी और आपसे कुछ बातें हैं मेरे मन में। क्या आज हम गणतंत्र दिवस को इतनी सहजता के साथ मना पा रहे हैं? क्या स्वतंत्र, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के लोगों को जैसा मनाना चाहिए था या मनाना चाहिए, या जैसा हम लोग कभी बचपन में मनाते थे, क्या आज हम मना पा रहे हैं? क्या हमारे देश के नेता और नागरिक दोनों ही इस महापर्व को मनाते वक्त आनंदित होने के स्थान पे आशंका और कुशंकाओं से भयभीत नजर नहीं आते? ऐसा मुझको लगता है। मुझको लगता है कि देश की सीमा, आंतरिक व्यवस्था, राजनीतिक क्षेत्र कहीं भी अमन चैन नहीं है। वो तो सबको पता है अमन चैन नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे। अब अगर रखा जाए, बात की जाए तो बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हम क्यों इतनी ज्यादा सशंकित हैं, इतने असहज हैं बात को कहने से, बोलने से? ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज में। जी लेनिन जी, आइए, आपका स्वागत है। सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिंदगी सीखना जो है विज्ञान नहीं, ये कला है। कला जो है अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है, सत्ता से आता है, और लोकतंत्र की एक कला है, ज्ञान नहीं जी। और मैं कह रहा हूँ कि भारत के लोगों को स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दादा से कहानी सुनी थी 1857 में किस तरह से हमारे नेट की प्रॉब्लम हो रही है आप में भी। नेट की कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे ज्यादा ही। जी, आवाज नहीं आ रही है? कट के आ रही है बहुत ज्यादा।
जी चलिए बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, सुनाई पड़ेगा। अब जब दादा के साथ हम बातचीत करते थे तो दादा बताते थे कि कैसे वो आजादी की लड़ाई में लड़े, चाचा जेल गए, हमारे एक चाचा जो है पाकिस्तान के साथ शहीद हुए, चीजें हुई, भाग जिस तरह का था उस तरह की चीजें आज नहीं है, चीजें और चुप्पियां टूटी हैं, जो बहुत खराब संस्कृतियां थी वो टूटी हैं। और खासकर यह है कि भारत एक्चुअली प्रसव पीड़ा में कर रहा है, ये माँ समझ सकती है जो है संकट को समझने के लिए और संविधान को समझने के लिए जरूरी है कि 1857 से जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता संग्राम के, उसको भी समझने की बहुत जरूरत है। उसके बुनियाद में 1936 का एक चुनाव है जहां दो फोर्सेस मिलकर लड़ती हैं और सिंध में और जो है बंगाल में सरकार बनाती है, और जो है वहां सरकार बनाने की जगह सिंध में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित करती है। तो है 1857 के गदर के बाद लोगों को लगता है कि अंग्रेजों से नहीं लड़ना चाहिए, देश में जो है समाजवादियों से मुसलमानों से लड़ना चाहिए। 600 साल पहले बनारस नहीं हुआ, कबीर के साथ, रैदास के साथ, तो हिटलर और मुसोलिनी तो यूरोप के लिए संकट लोकतंत्र को पैदा कर रहे थे, विश्व युद्ध कर रहे थे, उनकी जो आत्मा इस देश में आई है और उनके जो लोग थे वो जो है मजबूत होते गए हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगा है कि हमारी से बोलने लगी है, हमारा गुलाम नहीं रहा है, वो भी अब भागीदारी मांग रहा है। उसका वोट आज से 40 साल पहले तुम खुद दे देते थे टोले में, नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद वोट लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है और लड़ रहा है, वो हार रहा है, उसकी है कुछ है, उसकी कला 3000 साल की कला है, पुरुष के पास जो है मतलब 50-70 साल की कला है, 100 साल में अपनी कला विकसित कर रही है। 3000 साल बनाम 100 साल का मामला है, इतना मौका मिला, कितनी गर्मा प्रताड़ित होने की जरूरत नहीं है, ये पीड़ा है। ये वो लोग संविधान को नहीं मानते थे, संविधान को भला बोलते थे, वो लोग जो है आज संविधान की कसम तो खा रहे हैं, क्या फहरा रहे हैं। 2 साल पहले तो कुछ लोग झंडा नहीं फहराते थे, कई जगह अपने कार्यालय में वो भी झंडा फहरा रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो भारत की आत्मा है ना, गांधी जी ने जो दिया था, बहुत ही जबरदस्त आत्मा है, और वो गांधी से बाबा साहब के हाथ में, बाबा साहब तो बोले ही थे कितना भी अच्छा संविधान हो, परंतु उसको लागू करने वाले लोग अगर नहीं है, तो हम देखिए मेरे जैसा आदमी जो है जातवादी था 17 साल की, आज से करीब 20 साल पहले औरत विरोधी था, जो है वो आज जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के जातवाद के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ और पितृसत्ता के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये तो संविधान ही खड़ा किया, उसके प्रस्ताव हमारे पीछे हैं। सवाल ये है कि जो बात आपने लोगों ने जो बताई है कि हम इसको कैसे ले आए, अगर ये दादा हमको कब दिए होते तो हम कब सुधरे, कब होते। हमारा भी अपना संघर्ष के अंदर था, हमारा भी बहुत सा संघर्ष हुआ, उसकी भी बहुत सी प्रश्न है, तो हमको लगता है कि चीजें बदल रही हैं, और ये जो चीजें बदल रही है इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जो ताकतें क्रांति की हत्या कर देती है, डर जाती है, बंदूक का इस्तेमाल करती है, इटली से लाए हुए बंदूक का इस्तेमाल करती है, जो है उनका इटली के साथ क्या संबंध है वो समझे, बड़ा इटली बोलते हैं परंतु वो इटली के लाए हुए मुंजे से बात करते हैं, मुसोलिनी की बात करते हैं। और ये जैसे मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में समझ गया था कि ये लोकतंत्र नहीं है, अन्ना हजारे का आंदोलन पुनरुत्थानवादी जो है, मतलब एक तरह से ताकत को लाने का। तीसरे दिन मैंने चिट्ठी लिखा था कि देखिए ये फलाने आदमी हिटलर है और फलाने आदमी मुसोलिनी है। 2014 के इलेक्शन में हमने पता छापा था। क्यों देखा था? क्योंकि ये चीज बात समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप मनुष्य जो सनातन को संकट पैदा कर दिया, वो महोपनिषद के खिलाफ है, जो कहता है ये मेरे लोग हैं, ये तेरे लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, हम सनातनी वसुधैव कुटुम्बकम की बात सोचते हैं, हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम हिटलर और मुसोलिनी के आदमी नहीं है, हम शास्त्रार्थ करने वाले सनातनी हैं।
हम मदीना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करने वाला कोई मदीना कॉन्स्टिट्यूशन का बात मौलवी करता ही नहीं। जो है भाई कुरान के साथ जो है मदीना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो मोहम्मद साहब ने दिया था, डाइवर्सिटी ऑफ टूरिज्म की बात, काशी की बहुलताबाद की बात कोई करता ही नहीं है। जो है काशी का जो पूरी संस्कृति थी, जो है रैदास की कबीर, पूरी जो है श्रमण संस्कृति है, जो है मतलब उन सब चीजों को स्थापित करना होगा। हमारी कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स है उसको भी खत्म करना होगा और समझाना होगा लोगों को ये संविधान है और ये हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। जैसे संस्कृतियां होती है वैसे हमारी अपरंपराएं, हमारी अपरंपरा जातिवाद है, पहले नहीं थी, समय तक वर्ण की बात चलती है, जाति का बात नहीं पता चलता है। हमारी अपरंपरा जो है स्त्रियों को जो है बराबरी का हिस्सा न देना है, हमको जो है शास्त्रार्थ में उनको शामिल करते रहे हैं, हमको यागबलीवादी नहीं बनना चाहिए। जो है हम आप देखिए ना, युद्ध रोकने के लिए माँ काली फोटो को देखिए जरा, माँ काली कह रहे हैं कि जब तक पुरुष अहम महादेव की तरह उनके पैरों के नीचे नहीं होगा और जितने भी स्तर है पुरुषों के सिर है, जब तक ये पुरुषों के सिर नहीं बदलेंगे, इतना भी बात पाके कुरान करती रहेगी इल्म की, कहेगी चीन जाकर के शिक्षा लो, इल्म लो, पर मलाला को जो है पुरुषवादी समाज, धर्म नहीं, धर्म को गैर गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो पता चलेगा मलाला को गोली मार देगी। ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि अभी हम नहीं, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में जो सही चीजें हैं उनको कैसे संविधान के साथ बहुत बड़ी चीज मैंने एक काम किया था, केरल में किया है। हमने कहा कि जैसे आप पाके कुरान, रामायण, गीता खत्म करते हैं साल भर में एक बार संविधान में खत्म, 60,000 चर्च से काम कर रहे हैं आज की डेट में। मैं आपको बता रहा हूँ 2017 में मैंने अपील किया था और हर साल वो लोग बताते कि एक साल हमने खत्म कर दिया। तो ये हमको चाहिए कि संविधान हमसे जोड़ेगा। अब कोई हम सनातन में ही कोई साख है, कोई सैबाटिक है, कोई फलाना है, तो हमारी एकता कैसे होगी? हमारी एकता केवल संविधान करेगी। और ये संविधान बाहर से आया हुआ संविधान नहीं है, ये हमारी आत्मा का संविधान है, हमारे संघर्षों से निकला है, हमारी परंपरा का संविधान है। हमने बहुलतावाद किया था, अशोक ने सबसे पहला कल्याणकारी राज्य दिया था, अकबर तक को जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होना पड़ा था। तब जलालुद्दीन को हिंदुओं ने और जोधाबाई ने उनको अकबर की उपाधि दी थी, जो अल्लाह के 99 नामों में एक है। तो हमको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हम जो है कॉन्टेक्सुअल सेकुलरिज्म पे आए, एब्स्ट्रैक्ट सेकुलरिज्म न लाए, जो फ्रांस झेल रहा है। धर्म और संस्कृति से डरे ना। हम जैसे नहाते हैं, अपनी सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं तो कूड़ा फेंकते हैं, अपने घर का सब सामान उठा के नहीं फेंक देते। अपना धर्म, अपनी किताबें, हर चीज नहीं उठा के हम फेंकेंगे। सत्ता है, जो जातिवाद है वो सब फेंकेंगे और ये हिटलर और मुसोलिनी को नहीं आने देंगे यहाँ पे। हमारे पास जो है मानव एकात्मवाद है, बहुत पसंद, खुश है। हेडवार का सवाल बहुत हमको पसंद है, हमें के सुदर्शन जी का काम बहुत पसंद है, परंतु और लोगों को हम जो गांधी को मारेगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से बोलने का समय आ गया है और ये बहस चल रही है। डॉक्टर साहब, हम यही प्रश्न है कि क्या जिम्मेदारी है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में ये नेता लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जनता और सभी लोगों को काम करना होगा, टाइम निकालने होंगे। कांग्रेस ने जो कांग्रेस सेवा दल खत्म किया था, ये कितना गलत काम किया था। कांग्रेस सेवा दल से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो अलग अलग राजनीतिक दलों को घेरने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, संविधान में बात कीजिए, एकता संविधान के साथ जो है हमारी और आपकी। हम पहले भारतीय हैं और धर्म जो है अंतर्राष्ट्रीय होता है, और भारतीय तो अंतर्राष्ट्रीय वंदे कुटुंब का आदमी, जिनको धर्म की राजनीति करनी है वो दुनिया भर में धर्म फैलाए, हम भी पैसा देंगे। मैं देता भी हूँ बाहर के लिए, काम कर रहा है। और जो है ये देश की राजनीति संविधान के साथ, और ये संविधान जब लागू सही तरीके से भारत में हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ इसका असर पाकिस्तान में भी पड़ेगा, इसका असर बांग्लादेश में भी पड़ेगा। और मैं एक बृहत्तर राजनीति देख रहा हूँ जहाँ हम अपने खंड हुए को से अखंड बनाकर एक उत्कृष्ट भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके से देखें, और वो ताकत हमारे जो है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। सनातन डेमोक्रेसी भी हमको चाहिए, इस्लामिक डेमोक्रेसी भी हमको चाहिए, उसका भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। परंतु हमको ऐसा कोई मूल्य नहीं चाहिए जो है पश्चिम का हमको फोटोकॉपी नहीं चाहिए। परंतु हमारा सवाल है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा शास्त्रार्थ, हमारी जो परंपराएं है वो तो हम बहस करें। गांधी जो है मतलब इतने जाड़े में एक
कपड़ा पहन करके जिस तरह से गया और जो है उससे सब लोग डरे हुए थे। आप समझिए कि वो क्या ताकत थी कि सब लोग जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां फेल हो गई। आपने पूछा था जो है मतलब आर्थर कॉस्टलर के बारे में, आर्थर कॉस्टलर के ऊपर भी कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े थे, वो भी बाद में उनके ऊपर आरोप है कि वो लग गए ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। वो होने की जरूरत नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए हमें स्वीकार की हमारे पिताजी की, क्योंकि जो है नाम उन्होंने दिया, सत्ता में देते हैं उनको प्रणाम, हमने अपने बेटे का नाम कभी रखा है। और सवाल है सीधे सीधे कि क्या कम्युनिज्म इसमें नहीं है, पोलित ब्यूरो नहीं चाहिए, दूसरा जो है हिंसा नहीं चाहिए। हिंसा से कुछ तय नहीं होता, अहिंसा ही स्थायी चीजों को तय करती है। अगर जो है आपके लिए एक प्रश्न आया है बीच में, मैं टोकती हूँ हमारे देखिए हमारा है कि अलग अलग वर्ड में बटा है, अंतर है बहुलतावाद होना बहुत बहुलतावाद में हो सकता है कि हमारे यहाँ बनारस में कुछ लोग मनुस्मृति के हिसाब से रहते हैं, परंतु 17 लोग जो मनुस्मृति के हिसाब से रहते हैं वो किसी को समस्या पैदा नहीं करते, तो अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे भी सीखते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। परंतु जो है सवाल इस चीज का है कि जब आपकी सोच या आपकी मान्यताएं, जो सामाजिक मान्यताएं, एक औरत के साथ अत्याचार करने लगे, इंसान का हक लूटने लगे, तो उसकी सीमा हो जाती है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और ऐसे हम कुछ भी मानते रहे, हम जो है मतलब आप मानते रहिए कि आप छत्री सभा चलाइए, लेकिन अगर छत्री सभा संविधान के खिलाफ होगा तो ऐसी छत्री सभा नहीं चाहिए भाई साहब। जो है तो प्रश्न है ना, चेतना कौन जागृत करेगा समाज में, इस तरह की चेतना कौन जागृत करेगा, ये नहीं चाहिए। आपको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे चाचा जो है घर के खानदान के ब्रजेश सिंह अलग दिशा में, लेलिन रघुवंशी अलग दिशा में, क्योंकि हमारे दादा ने हमको बताया, वो मेरे सर में गया, मेरे पिताजी भी मुझे बताए। तो हमको परिवारों में संविधान ले जाना होगा। अगर भारत को उत्कृष्ट भारत बनाना है तो संविधान ले जाइए, उनको गीता भी पढ़ाइए, उनको कुरान भी जिनको पढ़ाना पढ़ाए, रामचरितमानस भी पढ़ाइए, वेद भी पढ़ाइए, परंतु साथ उपनिषद और खासकर सनातनियों का रब उपनिषद और संविधान पाठ स्टार्ट कर दीजिए। संविधान पाठ, और अगर आपने उपनिषद की दार्शनिक जो समझदारी अगर लिया तो हम, क्योंकि हम ज्यादा इस संख्या में है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ऊंची जातियों में पैदा लोग हैं और खासकर पुरुष है, उनको अब संवेदनशील ज्यादा बनाने की जरूरत है और उनकी जवाबदेही जाती है। और वहां से जो है नेताओं के ऊपर जवाबदेही जाता है। लेनिन रघुवंशी की जवाबदेही इसलिए जाता है कि बड़े हैं, ऊंची जात के हैं, पुरुष है, रघुवंशी है, रामचंद्र के खानदान पैदा हुए। तो हमको सच सच बोलना और सही परंपरा को, सही अपनी संस्कृति को रखना और जो है वो बहुत जरूरी है। और हमारा संविधान उसके साथ जुड़ा हुआ है और ये काम हम करेंगे। और हम दबाव जब बनाना शुरू करेंगे, जो आपने आज कार्यक्रम किया, इतने लोग जुड़े हैं, हमने देखा 60-70 जो है मतलब लोगों जगह शेयर हो गया, तो है अब वो 60-70 जगह जो शेयर हुआ है, लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये बात बहस चलेगी कि अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो एक आज कल से शुरू करें संविधान पाठ और जो है खरीद करके लाए। अभी हम आपने जो यूट्यूब दिया था वो मैंने वो यूट्यूब वाला भी डाल दिया है फेसबुक में, उसको पढ़े और साल भर संविधान को पढ़े और साथ साथ अपनी कुरान भी पढ़े, वो भी पढ़े, मदीना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ ले, क्योंकि ये मौलवी लोग मदीना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएंगे, रसूल कोई चीज बनाए थे, कुरान बताए थे, मदीना कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी की बात है। और बनारस की परंपरा देखिए, पहला प्रेम विवाह किया हमारे महादेव ने, इसको हम क्यों नहीं बताते? किस तरह से जो है मतलब उन्होंने पकड़पन किया, इस तरह से जो है मतलब उन्होंने एक ही स्त्री अलग अलग रूपों में, हमारी माँ एक ही है, माँ पार्वती है, कभी काली होती है, कभी इसमें होती है, बदलती नहीं है। ये कमिटमेंट, ये जवाबदेही, ये अकाउंटेबिलिटी, ये परंपरा जो है, जो सभी को, चाहे वो भंगेड़ी हो, गजेड़ी हो, फलाना हो, ये हो, वो सबको अपनी बारात में शामिल करते हैं। हमारी तो ये परंपरा रही है। इतना कहा रहा है यूरोप, इतना कहा रहा है जो है अमेरिका, इतना कहा रहा है ब्रिटेन, यही समानता का प्रतीक है। हाँ जी, हमको अपनी संस्कृति में ये सब दूर करके इसका प्रचार करना चाहिए, इसका पाठन करना चाहिए और धार्मिक संगठनों को, मंदिरों को संविधान पाठ कर देना चाहिए। हमने स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी अपने यहाँ जो बन रहे हैं लोग, उनको भी इसको प्रारंभ किया है कि संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान को बिना पढ़े हमारी एकता नहीं बन सकती। भारत की राजनीति संविधान से है, सनातन की राजनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है, हमको पूरी दुनिया में जाना होगा और वो हमें करना होगा। हमें अपनी जात व्यवस्था खत्म करनी होगी, हमें वो जो वर्ण का जो पुराना ढांचा है वो इस देश में नहीं चलेगा, उसे हमें ध्वस्त करना होगा। और उनके साथ हमने जो
गड़बड़ी की है उससे लिए क्षमा याचना मांगना होगा। अब जो है उनसे क्षमा मांगनी होगी, उनको मौका देना होगा, उनसे सीखना होगा जो है। ये लंबी है और लंबे समय तक चल सकता है ये बहस। इस बहस का तो कोई अंत ही नहीं है। कहाँ हमें लगता है 50-60 सालों में चीजें बदली हैं और भी चीजें बदलने वाली हैं। हमको सबको रहना चाहिए। अभी जिससे आपको डर है वो लोग भी जो जमात के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग भी हैं जो माओवादी अपने को बहुत करते थे, वो सब कमजोर हुए हैं। सबको भारत का झंडा अपने क्या लगाना पड़ा है। सबको जो है भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। भारत के संविधान की जो आत्मा है जो गांधी जी ने, बाबा साहब ने बना के दी थी, उससे बच करके कोई कुछ कर नहीं सकता। सबका षड्यंत्र फेल होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सबको संविधान पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। बिना संविधान पढ़े कुछ होने वाला नहीं है और इसको हमें स्वभाव में विकसित करना पड़ेगा। गीता जी ने अभी कमेंट किया है कि हमें संवैधानिक स्वभाव विकसित करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहला चरण होगा कि सबको इसको अपने यहाँ शुरू करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबी चर्चा है और एक दिन में और एक आधे घंटे में चर्चा करके खत्म होने वाला मामला नहीं है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। खैर, किसी के पास श्रोतागण के पास प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। किसी श्रोतागण के पास कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे यहाँ बैठे हुए जो विचारक हैं आपका आंसर दे सकते हैं। वकील साहब चले गए हैं, क्यों अपना बोल करके अपना पार्ट और चले गए हैं। कृपया उनसे फोन करके कहिए सामने आवे। वो वरिष्ठ के वो उनका क्या है, वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, नेट की प्रॉब्लम है आप लोगों के यहाँ। ठीक, सबसे बड़ी बात है जुड़े हमसे। गीता जी आपने कमेंट किया है, बड़ा अच्छा। हमें संवैधानिक विकसित करना होगा। बहुत अच्छा कमेंट किया हमारे चैनल बन गया है और जब बना था में कहीं पर भी बात की विषय आयाम पहुंचती है। हाँ, तो अभी बात है कि हमारा स्वभाव है, मूल रूप से हम स्वभाव संविधान या नेट की प्रॉब्लम है में लग रहा है। नेट की बहुत बड़ी करने की दिशा में आगे कहीं पर भी जाए, हम कहीं लाइन में नहीं लगते। बड़े बड़े भाषण खड़े होकर दे सकते हैं, पता चला हम पेट में पहुंच बाद हमें लगा कि हमारा रिजल्ट तो हम किसी का नेट नहीं काम कर रहा है। ये मुझे लगता है कि जिस वजह से कोई बाहर की आवाजें माइक्रोफोन लगता है कि सबके माइक ऑन, एक व्यक्ति बोले तो सबके माइक ऑफ रहे, तभी सुनना क्लियर हो सकती है आवाज। कोई एक ऑफ करी, सभी लोगों का कैमरा मत ऑफ करिए। हाँ, बस माइक ऑफ करिए। एक व्यक्ति बोले सब लोग माइक ऑफ करें, ये है। और आवाज लगता है कि अगर हमने एक से डिवाइसेस से ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर, जैसे कि अगर हमने फेसबुक से ज्वाइन चार्ट पर भी, तभी गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही। अब किसी की आवाज नहीं आ रही। खैर, आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करने से पहले गणतंत्र विधाताओं के लिए एक रचना पढ़ना चाहूंगी। हमारे जो माननीय गणतंत्र विधाता महान हैं और अपनी स्वलिखित रचना यहाँ पढ़ करके अंत करना चाहूंगी। सुनिएगा। हेलो, सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? आवाज आ रही है अम्मा? हाँ, मैं अपनी एक गणतंत्र विधाताओं के लिए एक रचना की है कल ही। मैं चाहूंगी कि आपको सुना करके फिर मैं एंड करूं कि बहुत बातें हुई हैं, देखें किस पर कितना असर पड़ता है आगे। एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी गणतंत्र विधाता, रचना का नाम है गणतंत्र विधाता। क्योंकि गणतंत्र पे बात हो रही है, संविधान पे बात हो रही है, तो मैं गणतंत्र विधाताओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी जो मेरे विचार में है। मेरा विचार भी यहाँ पे है कविता के रूप में। चिंतन के दर्पण में भारत का अक्स निहारा, चिंतन के दर्पण में भारत का अक्स निहारा, तो जन गण मन अभिमत पाया, तो जन गण मन अभिमत पाया। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा, आवाज आ रही है।
चिंतन के दर्पण में भारत का अक्स निहारा, तो जन गण मन अभिमत पाया। अंजुलि भर सांसों के तर्पण में गंगा तुलसी पाया, वीर शहीदों की मुट्ठी में केसरिया रंग बसंत पाया। गीता बाइबल कुरान से मानवता शाश्वत पाया, वेदों की भी भूमि से ज्ञान की गंगा विश्व नहाया। उत्तुंग शिखर हिमालय उज्जवल का गंगा सागर चरण पखारे। उत्तुंग शिखर हिमालय उज्जवल का गंगा सागर चरण पखारे, लहरें नद झरने कलकर ध्वनि गुणगान बखाने। षड ऋतुओं से शोभित वसुधा पर कोकिल पिक मधुतान सुनाए, धानी पीली चूनर ओढ़े खेतों में जीवन शोभा नित नर्तन करते। कर्मरत विश्व पटल पर अनगिन संकल्पित पथ पांव बढ़ाए। कर्मरत विश्व पटल पर अनगिन संकल्पित पांव बढ़ाए। प्रथम सभ्यता गुरु ज्ञान सिखाए, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाए। संवेद ध्वनि में बारंबार ये गूंजे, नमन नमन गणतंत्र विधाता। नमन नमन गणतंत्र विधाता। संवेद ध्वनि में बारंबार ये गूंजे, नमन नमन गणतंत्र विधाता। मैं बहुत कुछ बोल नहीं, मैं कविताओं में अपनी बात कह सकती हूँ। कविताओं में मैंने अपनी बात सारी कह दी, जो मेरे विचार हैं। अंत में वकील साहब भी प्रकट होते, धन्यवाद ज्ञापन अच्छे से कर पाती शायद। मैं आप सभी आदरणीय वकील साहब, सिद्दीकी साहब, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय लेनिन साहब, आदरणीय श्रुति जी, आदरणीय गीता जी, ये मेरा सौभाग्य है और मेरे पथगामिनी पटल का सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समूह का सौभाग्य है, हमारे पथगामिनी परिवार का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जुड़कर अपने विचारों से हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। और इसके लिए मैं हृदय से, बाय हार्ट, हृदय के तल से, गहराई से ज्ञापित करना चाहती हूँ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने हमारे पटल की शोभा बढ़ाई। और पटल से उस पार जो लोग श्रोतागण जुड़े हुए हैं, आदरणीय रतेश्वर जी शुरू से जुड़े हुए हैं और काफी लोग जुड़े, लेकिन बहुत लोग जुड़ना चाह के नहीं जुड़ पाए हैं। DS तोमर जी जुड़े हुए हैं, प्रमोद मिश्र जी हैं, सुंदर कुमार ठाकुर जी हैं, गीता जी, सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने चर्चा को सफल बनाने में अपना महती योगदान दिया। मैं आगे भी ऐसी चर्चाओं में आपका आह्वान करना चाहूंगी और आप सब के सहयोग की आकांक्षिणी हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।